Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. This is Yashkirti Goyal and I'm here today to discuss the next question which have been asked in the UPSC Civil Services Examination 2025 mains for the Indian economy. Let's start with the question first. The question is asking for what are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from the free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism. ये अब आपका कोर है कि आपको बेस क्या रखना है कि जब हमारा ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलेटरिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलेटरलिज्म, उससे इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं एंड हाउ दीज चैलेंजेस कैन बी मेट. ठीक है, तो अगर हम कोर एरियाज की बात करें, कोर एरियाज आपको दो ही बताने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू प्रोवाइड द चैलेंजेस एंड यू हैव टू प्रोवाइड द रिस्पेक्टिव मेजर्स. दो ही कोर एरियाज हैं. बट जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी बना देते हैं इस आंसर को, जिसमें आपको ये देखना है दैट व्हाट यू हैव टू राइट इन द इंट्रोडक्शन, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, एंड ऑल्सो आपको ये देखना होगा कि मेरे को एक राइट बैलेंस ट्राई करना है, बिकॉज जो मेरा वर्ड लिमिट है वो 150 ही है. जो आपका वर्ड लिमिट है वो 150 है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होना चाहिए, जिसमें आप प्रोवाइड करेंगे कि हाँ जी कैसे मल्टीलेटरलिज्म या फ्री ट्रेड जो है वो अभी ख़त्म हो रहा है या ख़त्म होने वाला है. ठीक है, और कैसे हम प्रोटेक्शनिज्म या बायलेटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं. तो ये आप चीज़ें कोट करेंगे इंट्रोडक्शन में, सो दैट एक ग्राउंड क्लियर हो जाए कि हाँ जी आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन की क्या डिमांड है. तो मैंने ये बता दिया है आंसर में कि किस तरीके से हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं या बायलेटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और देन हम आंसर शुरू करेंगे कोर एरियाज में, जहां पे आप चैलेंजेस और मेजर्स के बारे में बताएंगे. ठीक है, तो पेरिफेरल एरियाज में आपको इंट्रो में ही बताना होगा कि क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं आपके प्रोटेक्शनिज्म के या फिर बायलेटरलिज्म के. ठीक है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी का एक मर्ज्ड हमें ये सवाल देखने को मिलता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर नाउ. सो आपके पास आंसर जब हम इंट्रोडक्शन में शुरू करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लिखेंगे कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है. से फॉर एग्जांपल, या तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हाँ जी ग्लोबलाइजेशन कैसे आया जिससे आप मल्टीलेटरलिज्म में पहुँचते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं दैट आफ्टर 3 decades of establishment of WTO, that is World Trade Organization, the world faced a lot of hyperglobalization and multilateralism through free trade agreements. ठीक है, तो आपने एक ग्राउंड सेट कर दिया दैट यस आई नो कि हमें क्या लिखना है. तो ये आपका एक ग्राउंड सेट हो गया है. After 3 decades of establishment of WTO, the world faced a lot of hyperglobalization and multilateralism through free trade agreements. अब हम बात करेंगे कि कैसे इसमें चेंज आया है, कैसे इसमें चेंज आया है, या आगे ही लिखते हुए that now the globalization is in a fragmented stage, epitomized best perhaps
थ्रू changing world order from multilateralism to bilateralism। तो अब जो है आपका ग्लोबलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा एक फ्रेजाइल सी स्टेट है, फ्रेगमेंटेड सी स्टेट में है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बायलैटरलिज्म हो रहा है। बायलैटरलिज्म की जगह आप प्रोटेक्शनिज्म भी वर्ड यूज़ करते हैं, यूनिलेटरल सैंक्शंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं विड्रॉल ऑफ ट्रीटीज़। ठीक है, तो बायलैटरलिज्म वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शनिज्म वर्ड यूज़ कर सकते हैं, देन यूनिलेटरल सैंक्शंस वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन राइट द वर्ड विड्रॉल्स ऑफ ट्रीटी। क्योंकि अभी हमने जब से ट्रम्प जी ने अपना प्रेसिडेंशियल ऑफिस ज्वाइन किया है, हमने ये सारी चीजें देखी, विड्रॉल ऑफ ट्रीटीज। ठीक है, उनका पेरिस कॉन्फ्रेंस से निकल जाना विड्रॉल ऑफ ट्रीटी में आ जाएगा, या जैसे वो रशिया पर सैंक्शन लगा रहे हैं फॉर क्रूड ऑयल, इंडिया पर सैंक्शन लगा रहे हैं फॉर क्रूड ऑयल, तो वो यूनिलेटरल सैंक्शंस में आ जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म में इंडिया पर उन्होंने 50% जो टैरिफ चार्ज किया है वो हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं, वो यहाँ कोट हो जाता है जब हम इतनी चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, एडिशनली आप अपने माइंड में रखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप चैलेंजेस में से कुछ वर्ड्स बचा सकते हैं या फिर आप मेजर्स में से कुछ वर्ड बचा सकते हैं, सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट द चैलेंजेस पोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, द रिटर्न ऑफ ओल्ड रशिया एंड द assertion ऑफ न्यू चाइना एंड इट्स एंटी लिबरल पावर्स। आप यहाँ ये चीज़ें डाल के शो कर सकते हैं दैट हाउ द मल्टीलेटरल सिस्टम इज शेकन बाय ऑल द एंड्स। ठीक है, सो यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ यूएसए, यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ old Russian tendencies, or else you can quote the example of Neo China and anti-liberal measures। ये आप चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है। ठीक है, ज्यादा लेंदी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा लेंदी है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो पार्ट हम लिख रहे हैं, ये जो पार्ट हम लिख रहे हैं कि आफ्टर द 3 decades ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, आफ्टर द 3 decades ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, द वर्ल्ड फेस्ड अ लॉट ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीलेटरलिज्म थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये लिखा तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया कि यस, बच्चा नो दैट व्हाट टू राइट। Now the globalization is under a fragmented stage, epitomized best perhaps through the changing world order from multilateralism to bilateralism or protectionism, unilateral sanctions, world withdrawal of treaties। ऐसा लिखा। ठीक है, आप यहीं पे ही कोई एग्जाम्पल कोट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे अलग से शुरू करना चाहें, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट येस यू कैन कीप इट इन माइंड कि मुझे इस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, देन हम बॉडी पार्ट में जाते। जब हम चैलेंजेस की बात करते तो अब हमारे पास, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, हमारे पास 2 चीजें मेन आई कि द चैलेंजेस थ्रू प्रोटेक्शनिज्म एंड द चैलेंजेस थ्रू बायलैटरलिज्म। तो 2 तरह के हमें चैलेंजेस बताने होंगे कि प्रोटेक्शनिज्म से क्या चैलेंजेस हैं और बायलैटरलिज्म के क्या चैलेंजेस हैं, मुझे ये बताने हैं। ठीक है, नाउ प्रोटेक्शनिज्म के क्या चैलेंजेस हैं। प्रोटेक्शनिज्म हमें पता है 2 तरीके से लगेगा, या टैरिफ मेजर्स लगेंगे या नॉन टैरिफ मेजर्स लगेंगे टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, श्रिंकिंग द साइज ऑफ वर्ल्ड शेयर ऑफ मार्केट। तो इंडिया का जो वर्ल्ड मार्केट में शेयर है वो श्रिंक हो जाएगा ड्यू टू प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं यूएसए के टैरिफ्स का, आप इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स का। ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स का भी आप इसमें मेजर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस साथ में आप ये भी प्रोवाइड करेंगे
कि हमारे पास किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट श्रिंक हो रही है, कि आप अंकटैड का रिपोर्ट कोट कर सकते हो, जिसमें अंकटैड बता रहा है कि जो ओवरऑल 3000 न्यू मेजर्स, न्यू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं लास्ट 10 ईयर्स में। ये 2024 का रिपोर्ट था अंकटैड का कि 3000 से भी ज्यादा नए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स देखने को मिले पिछले 10 साल में। तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि प्रोटेक्शनिज्म के कारण क्या चैलेंज होगा, हमें श्रिंकिंग द साइज ऑफ द वर्ल्ड शेयर ऑफ मार्केट। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट हम लिखते राइजिंग डेफिसिट विद ट्रेड पार्टनर्स। ट्रेड पार्टनर्स के साथ हमारा डेफिसिट राइज कर रहा है। अगर हम एशियान की बात करें, एशियान में हमारे पास लगभग 2010 में जो ट्रेड डेफिसिट था, इट इज अबाउट $4 बिलियन ओनली। और 2023 में इंडिया का एशियान के साथ जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो राइज कर जाता है अबाउट $43 बिलियन। ठीक है, तो हम ये कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो डेफिसिट है वो ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ राइज कर रहा है ड्यू टू प्रोटेक्शनिज्म। ऑल्सो टैरिफ लगाए गए हैं या नॉन टैरिफ मेजर्स लगाए गए हैं। ये थर्ड हम कोट कर सकते हैं इंडिया का इंपोर्ट का डिपेंडेंसी, इंडिया का इंपोर्ट का डिपेंडेंसी। अब वियतनाम ने क्या किया, पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर कुछ टाइम के लिए बैन लगा दिया। ठीक है, एंड वी नो इंडिया जो है वो जो हमारे ये पाम ऑयल्स हैं या फूड ऑयल्स हैं उनके लिए इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है। एंड ऑल्सो यू कैन कॉल फॉर द sanctions on Russian oil as 85% of crude in India is imported। तो हम ये भी कोट कर सकते हैं, रशिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, रशियन क्रूड ऑयल के सैंक्शंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। 85% हमारा क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट आप कोट कर सकते हैं IT सर्विसेज रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें आप क्या कोट करेंगे, आप इसमें H1B वीज़ा के जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल में, कि जिससे हमारी IT सेक्टर पर भी हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के कारण जो भी challenges इंडिया फेस कर सकता है। तो श्रिंकिंग द साइज ऑफ वर्ल्ड मार्केट, देन राइजिंग डेफिसिट विद द ट्रेड पार्टनर्स, import dependency and sanctions। now for bilateralism के कारण जो challenges फेस कर सकता है इंडिया। अगर जो bilateralism के कारण इंडिया फेस कर सकता है challenges, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो अगेन यहाँ पे भी हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब क्योंकि मैं वहाँ डेटा कोट कर चुका हूँ तो यहाँ मैं डेटा कोट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं ट्रेड डेफिसिट को जब मैं कोट करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा दैट जो भी हमारे FTAs हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इंडिया कैन ओनली बेनिफिट अबाउट 25% ऑफ द FTA टर्म्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो भी टर्म्स हैं, इंडिया उसमें से 25% ही एडवांटेज उठा पाया है। अगर हम USA की बात करें तो USA इज गेटिंग 80 और 70% ऑफ एडवांटेजेस फ्रॉम इट्स FTAs। तो इंडिया का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पा रहा है। FTA किए जा चुके हैं पर FTAs का इतना ज़्यादा बढ़िया एडवांटेज इंडिया को नहीं मिल रहा, तो वो हम यहाँ कोट कर सकते हैं, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कोट करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, देन बायलैटरलिज्म के कारण आप और क्या साथ में कोट करेंगे, बायलैटरलिज्म के कारण आपके पास जो चैलेंज पोज हो रहा है वो हो रहा है FDI रिस्ट्रिक्शंस या लो इनफ्लोज। लो इनफ्लोज ये आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे मुझे ये बता रहा है कि दैट लेस देन 2% ऑफ इंडियाज GDP आपको FDI मिला है। ठीक है,
तो अगेन हम वही कोट कर सकते हैं कि जो बायलेटरल ट्रीटीज या बायलेटरल एग्रीमेंट्स का जो बेनिफिट है इंडिया वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहा है। अभी जैसे लास्ट मंथ हमने यूरोपियन यूनियन के साथ जो 4 कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein, इनके साथ हमने जो EFTA साइन किया TEPA के नाम से, वहाँ पे हमें जो FDI मिलना है वो $100 बिलियन तक का मिलना है, बट वो स्टार्ट होगा 2035 से। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम गैप जो पड़ रहा है उससे इंडिया के अगेन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे वो FDI की रिस्ट्रिक्शंस को कोट कर सकते हैं। ठीक है, देन आप कोट कर सकते हैं कि जो ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कैसे ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को बढ़ा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चाहे इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी किया 2023 में, WTO के साथ इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, या WTO का जो ओवरऑल डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, तो वो हम जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज यहाँ कोट करेंगे। तो ये हमारे चैलेंजेस हो जाते हैं कि जो इंडिया को चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। देन चैलेंजेस वाला पोर्शन जब कंप्लीट हो जाता, देन हम मेजर्स की बात करते। मेजर्स जो हैं वो बड़े इजीली प्रोवाइड किए जा सकते थे, और काफ़ी इजी भी हैं मेजर्स, क्योंकि बहुत हम एडिटोरियल पढ़ते हैं हम, या ओवरऑल वे फॉरवर्ड में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे जी इंडिया को ट्रेड डिप्लोमेसी खेलना पड़ेगा, इंडिया को ट्रेड डिप्लोमेसी खेलना पड़ेगा। रेदर डिपेंडिंग अपॉन USA और चाइना, इंडिया G20 में अपना रोल आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, इंडिया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बढ़ा सकता है। ट्रेड डिप्लोमेसी में जाना होगा इंडिया को। ठीक है, देन एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर सकते थे हम, कि अगर यूरोपियन यूनियन में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाया है तो हम कैसे एनर्जी को सिक्योर करें, कैसे हम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स करें जिनमें हम ज़्यादा ग्रीन प्रोडक्ट्स को, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें, इसके बारे में हम बात कर सकते थे। देन हम बात कर सकते थे सर्विसेज एक्सपोर्ट सरप्लस की, कि कैसे इंडिया का सर्विसेज के एक्सपोर्ट में सरप्लस है, तो हम इन सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं रेदर देन डिपेंडिंग ऑन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, देन हम बात कर सकते थे फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंडिंग FTAs। ठीक है, तो जो USA के साथ हमारे ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। ठीक है, देन कनाडा के साथ जो हमारे ट्रेड टॉक्स काफ़ी टाइम से पॉज पड़े हैं, उनको हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे कोट कर सकते थे फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन के केस में। देन हम बात कर सकते थे कि आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रीन्यू करना होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवैम्प करना होगा, कैसे आप अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ा सकते हो। इसमें आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के रिवैम्पिंग की बात कर सकते हैं, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को रिवैम्प किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंडस्ट्रीज बनाए जाएं जिनसे हम क्या करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में जा सकते हैं। ठीक है, देन आप गिफ्ट सिटी का एग्जांपल दे सकते थे, कि गिफ्ट सिटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा फिनटेक सर्विसेज का इस्तेमाल करें, ये एग्जांपल आ सकता है मेजर्स में। एंड लास्टली, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आंसर, आप GCC का एग्जांपल दे सकते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का आप एग्जांपल दे सकते हैं, कि इंडिया में आप ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ओपन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा MNCs इंडिया में आते हैं, वो अपने कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में लॉन्च करते हैं और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये मेजर्स हम लिख देते। इन कंक्लूजन लास्टली आप कोट कर सकते हैं कि यस, चाहे ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, चाहे किसी भी तरीके के हमें डिफरेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं पूरे ओवरऑल इस प्रोटेक्शनिस्ट या बायलेटरलिस्ट मेजर्स के कारण, फिर भी इंडिया को क्या चाहिए कि हमारे पास IMF प्रोजेक्ट कर रहा है कि इंडिया का GDP जो है वो रिजिलियंट है। ठीक है, प्लस इंडिया की GDP का 60% जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से आ रहा है। ठीक है, तो आप डोमेस्टिक डिमांड को रॉबस्ट मानते हुए जल्दी से जल्दी क्या करें, टैक्सेशन रिफॉर्म्स लेके आए,
जैसे अभी हम करंट अफेयर में देख पा रहे हैं कि जीएसटी के रिफॉर्म्स जो है वो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो टैक्सेशन के रिफॉर्म्स लेके आए। देन आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर केपैक्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि ये चीज अब आपका इकोनॉमिक सर्वे भी कोट करता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कोट करता है बैक टू बेसिक्स के आपके पास एक बहुत अच्छा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है, जिसमें रिजिलियंस है, जो कि कोविड-19 के इम्पैक्ट को भी बहुत अच्छे से रिजिलियंटली उसको अब्जॉर्ब कर गया था। तो वो आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बजाय या इंडस्ट्री को प्रोटेक्शनिज्म से बचाने की बजाय आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट की हमने पहले ही बात की है। क्लियर? इंडस्ट्री में आप अपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए आप फिर अगेन कोट कर देते कि आपको पीएलआई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा एक्सपोर्ट डोमिनेटेड सेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर बन जाता। ठीक है, तो हम शुरू से एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो आपके पास इंट्रोडक्शन में जैसे हमने कहा कि इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते थे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है WTO के आने के बाद, देन कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। ठीक है, आप प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बायलैटरलिज्म हुआ, प्रोटेक्शनिज्म हुआ, यूनिलैटरल सैंक्शंस हुए, विड्रॉल ऑफ ट्रीटीज हुआ, यूएसए का जो अलग टैरिफ मेजर्स चल रहे हैं, ओल्ड रशिया की जो टेंडेंसीज आ रही हैं, नियर चाइना में एंटी लिबरल मेजर्स चल रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हमें प्रोटेक्शनिज्म या बायलैटरलिज्म के कारण देखने को मिले। ये प्रोटेक्शनिज्म के चैलेंजेस, ये बायलैटरलिज्म के चैलेंजेस। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मेजर्स को आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोवाइड करना था, तो एक अच्छा कैची क्रिस्पी आप पॉइंट बनाएंगे, बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ट्रेड डिप्लोमेसी, एनर्जी सिक्योरिटी, सर्विसेज एक्सपोर्ट का सरप्लस, फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेंडिंग एफटीएस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवैम्प करना, गिफ्ट सिटी, जीसीसी, कंक्लूजन लिख दिया। तो दिस विल बी योर आंसर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।